हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी कि बैंक समाधान विवरण की क्लास नंबर 3। अब तक बैंक समाधान विवरण की 2 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। एक में हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन समझा था, सेकंड क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन करके देखा था बैंक समाधान विवरण कैसे बनाते हैं, वो क्लास नंबर सेकंड थी। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे यानी कि बैंक समाधान विवरण कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो ऐसे जितने स्टूडेंट हैं जो हमसे लाइव क्लास लेना चाहते हैं, हमसे अपना पूरा सिलेबस करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट सबसे है कि भाई वो मुझे कॉल ना करे, सिर्फ मैसेज करे, मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। तो बिना टाइम की को खराब किए डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें आज हमें क्या सीखना है, बैंक समाधान विवरण कैसे बनाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास पहली 2 वीडियो नहीं है वो ग्रुप से 2 वीडियो ले सकते हैं, और जो बिल्कुल नए छात्र हैं जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे मैसेज करें, मैं उनके पास स्टार्टिंग की 2 वीडियो भेज दूंगा। अब आज दोबारा से हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बैंक समाधान विवरण कैसे बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने कल वाली क्लास देखी होगी उन्हें बैंक समाधान विवरण बनाना आता होगा, लेकिन जिन्हें उस क्लास से भी बनाना नहीं आया, थोड़ी और रिक्वायर है बेटा, कुछ और कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट नहीं है, तो वो आज वाली क्लास में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आज फिर से हम क्या करते हैं, एक नया क्वेश्चन लेंगे और फिर से समझेंगे बैंक समाधान विवरण कैसे बनाया जाता है। तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें ताकि आप बनाना सीख जाएं बैंक समाधान विवरण। तो इस बैंक समाधान विवरण को बनाने का सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट कैसे होता है, आप कैसे बनाओगे बैंक समाधान विवरण। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको करना क्या है, इस तरह से एक पर्टिकुलर, और ये 3 कॉलम बेटा इसके अंदर बनते हैं। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बस इस तरह से आपको एक कॉलम बनाने हैं। एक बड़ा कॉलम रहेगा, 2 छोटे कॉलम रहेंगे। ऊपर क्या लिखोगे, BRS कहोगे सर ये क्या है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आप चाहो तो हिंदी में बैंक समाधान विवरण लिख सकते हो। सर इस कॉलम का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पर्टिकुलर। ऐसे बच्चे जो सिर्फ देख रहे हैं, जिनके पास कॉपी पेन नहीं बेटा, वो वीडियो को बंद कर सकते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठो, एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कराने वाला हूँ इसकी PDF मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप पर भेज चुका हूँ। थ्योरी की भी PDF है और क्वेश्चंस की भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कल वाली क्लास में हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम आज वाली क्लास में कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर, उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर प्लस आइटम, डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखना बेटा, और माइनस आइटम। ये रहा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी कि बैंक समाधान विवरण का फॉर्मेट, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम, पर्टिकुलर प्लस आइटम और माइनस आइटम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या बातें गिवन है, लिखा है निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2023 को बैंक समाधान विवरण तैयार करें। ये सूचनाएं हैं, इनके आधार पर आपको बैंक समाधान विवरण स्टार्ट करना है। पहले पॉइंट है रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 5000। अगर पुराने बच्चे हैं, खैर छोड़ो, मैं मानकर चलता हूं आपको कुछ नहीं आता, तो बेटा मैं आपको बताता हूं, हर एक प्रश्न जब स्टार्ट होगा उस प्रश्न में हमेशा 2 बातें लिखी हो सकती हैं। या तो लिखा होगा पासबुक के अनुसार आपका शेष, या रोकड़ बही, रोकड़ बही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैश बुक, कैश बुक के अनुसार शेष। प्रश्न के हमेशा 2 चीज से स्टार्ट होगा, या तो पासबुक का शेष दे रखा होगा या कैश बुक का शेष दे रखा होगा। अभी जो हमारे नोट्स हैं उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन में क्या है, कैश बुक का शेष दे रखा है बेटा आपके पास, यानी कि रोकड़ बही का शेष दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रोकड़ बही के अनुसार कितना शेष है आपके पास, 5000 रुपए। रोकड़ बही के अनुसार आपका शेष कितना है, 5000 रुपए। तो इस लाइन को आपको, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो चाहे तो हिंदी में, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो चाहे तो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे। कैसे लिखना है, बैलेंस एज
पर कैश बुक। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस। और कितना बैलेंस है, 5,000 रुपए। ये पैसा आपको बेटा क्या करना है, प्लस आइटम में लिख देना है। बैलेंस एज पर कैश बुक 5,000 रुपए, रोकड़ बही के अनुसार कितना बैलेंस था, 5,000 रुपए। और ये कहां पर लिखा जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस आइटम के अंदर। पहली लाइन हर क्वेश्चन की यही होगी, या लिखा होगा बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अनुसार बैलेंस है तो भी प्लस में लिखना है, चाहे कैश बुक का हो या पासबुक का हो, कोई एक लाइन होगी बेटा। बस इसका मतलब क्या है थोड़ा आगे मैं बताऊंगा। अगर कैश बुक के अनुसार है तो हमें जो छेड़छाड़ करनी है वो कैश बुक में करनी है। जो बिल्कुल पहली बार वाले बच्चे देख रहे हैं उसको क्या छेड़छाड़, अभी समझाऊंगा बेटा, अगली लाइन से समझ में आएगा। रोकड़ बही का डेबिट पक्ष का योग 50 रुपए से अधिक लगाया। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष का योग 50 रुपए से अधिक लगाया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की बेटा मैं कोशिश करूंगा। कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिन बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया बेटा, पहली लाइन लिखने तो सब बच्चों को आ गई होगी। पहली लाइन कैसे लिखते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, और सीधा पॉजिटिव आइटम में इतना पैसा लिख दोगे। मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, फॉर्मेट तो बना ही सकते हो ना बेटा, एक पर्टिकुलर, दो प्लस आइटम और एक माइनस आइटम। और बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा तो कैश बुक प्लस में लिख दो, बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा तो पासबुक लिख दो। कम से कम कुछ भी नहीं तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1.5 या 2 नंबर तो इसी चीज के मिल जाते हैं, है ना। और अगर टीचर आपको पास करना चाह रहा है, मतलब उससे लग रहा है कि आपके बहुत कम नंबर है और 2-3 नंबर डाल कर आपको पास कर सकता है, तो इतनी चीज बेटा आपको पास कराने में काम आ जाती है। तो पहला आपको बैलेंस लिखना है पॉजिटिव वाले आइटम में। अब आगे देखो क्या दे रखा है और आगे कॉन्सेप्ट हमें समझना कैसे होता है। हमेशा बेटा क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे पास 2 बुक होती हैं, एक का नाम होता है कैश बुक और एक का नाम होता है बेटा पासबुक। ये जो कैश बुक होती है ये मालिक के पास रखी होती है, और जो पासबुक होती है ये बैंक के पास होती है। मैं लिख देता हूं, कैश बुक किसके पास होगी, मालिक के पास। इस कैश बुक में लिखने का काम कौन करता है, मालिक। और जो पासबुक होती है ये किसके पास होती है बेटा, बैंक के पास, और इसमें लिखने का काम कौन करता है, बैंक करता है। कैश बुक में मालिक लिखता है, पासबुक में बैंक लिखता है। नॉर्मली आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और प्रश्न के अंदर बता रखा होगा किसी वजह से इन दोनों का बैलेंस में अंतर आ जाता है। प्रश्न में ऐसे कुछ बात बताई जाएगी जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस बिगड़ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, दोनों का बैलेंस बराबर होता है। कैश बुक और पासबुक नाम अलग अलग है पर दोनों में काम सेम ही होता है। मालिक के पास रखी होती है कैश बुक और बैंक के पास होती है पासबुक। जैसे ही बेटा मैं पैसा बैंक में जमा कराता हूं, मैं लाइन हमेशा बताता हूं, जैसे ही मालिक बैंक में पैसा जमा कराता है तो मालिक के पास कौन सी रखी होती है, कैश बुक। मालिक अपनी कौन सी बुक को बढ़ा देता है, कैश बुक को। और जब ये पैसा बैंक में जमा हो जाता है तो बैंक वाले कौन सी बुक को बढ़ा देते हैं, पासबुक को। और जब मालिक बैंक से पैसा निकालता है तो मालिक के पास में कौन सी बुक रखी हुई है, जैसी बेटा मैं पैसा निकालूंगा बैंक से, है ना, इसका नाम कैश बुक है पर इसमें भी सारी एंट्री किसकी करनी है बेटा, आपको बैंक की ही करनी होती है। जैसे ही मालिक बैंक से पैसा निकालता है तो मालिक तुरंत कैश बुक में लिख देगा पैसे निकाले और माइनस कर देगा, ये लो भैया कैश बुक घट गई। और जब पैसा बैंक से निकल जाएगा तो बैंक कौन सी बुक को घटा देगा, पासबुक को घटा देगा। तो नॉर्मली दोनों में सेम ही एंट्री होती है, इतना है एक में मालिक करता है और एक में बैंक करता है। और हमेशा दोनों का बैलेंस क्या होता है, बराबर होता है। हमेशा इनका बैलेंस बराबर होता है। लेकिन कुछ कारण होंगे जिन वजह से इनका बैलेंस बराबर नहीं हो पाएगा और उसे हमें क्या करना है, दोनों के बैलेंस को बराबर करना है। कुछ घटनाएं बताई जाएंगी जिस वजह से दोनों का बैलेंस कम या ज्यादा हो जाएगा, और हमें करना क्या है, लिख लो कॉपी पर, हमें दोनों के बैलेंस को बराबर करना है। दोनों के बैलेंस को बराबर करना है। अब जैसे घटना नंबर 1 क्या दे रखी है, इन्होंने कहा कि क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 पढ़ा था बेटा हम लोगों ने कि कैश बुक की डेबिट साइड 50 रुपए से ज्यादा हो रही है, 50 रुपए से ज्यादा हो रही है। अब सिंपल शब्द में बोलूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, कैश बुक 50 रुपए से ज्यादा है। कैश बुक 50 रुपए से क्या है, ज्यादा। कैश बुक का बैलेंस 50 रुपए से क्या है, ज्यादा है। यानी कि कैश बुक 50 रुपए से ज्यादा बढ़ी हुई है, पासबुक यहां पर है तो कैश बुक 50 रुपए से ज्यादा है। मैंने अभी क्या समझाया था आपको कि हमें क्या करना है, दोनों के बैलेंस को बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए मान लो कैश बुक 50 रुपए ज्यादा है, पासबुक 50 रुपए कम है, तो 2 तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे। सर या तो कैश बुक को 50 रुपए से घटा दो, दोनों बराबर हो गए, या सर पासबुक को 50 रुपए से बढ़ा दो, दोनों बराबर हो गए।
कर सकते कि नहीं कर सकते बेटा? दो रास्ते हैं, पर आपको दो में से सिर्फ एक रास्ता चुनना है। अब बारी आई कि सर कौन सा रास्ता चुने। हर प्रश्न में स्टार्टिंग में आपको दिया जाएगा या तो कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस। जो भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे रखा है बस वही आपका रास्ता है, मतलब उसी में प्लस या माइनस करके बैलेंस को बराबर करना है। क्वेश्चन में जो भी बुक दी जाएगी स्टार्टिंग में, कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का, अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कैश बुक का बैलेंस दे दिया तो हमें कैश बुक में प्लस या माइनस करके बैलेंस बराबर करना है। और अगर क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दे दिया तो पासबुक में प्लस या माइनस करके बैलेंस हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो जल्दी से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या हुआ? कैश बुक 50 रुपए से ज्यादा थी, पासबुक अपनी जगह पर है, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के मैंने क्या बोला कि मुझे सिर्फ कैश बुक को ही छूना है, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया रखा है स्टार्टिंग में। पहली लाइन किसकी है? कैश बुक की है। तो कैश बुक में या तो मुझे प्लस करना है या माइनस करना, ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो छोटा सा बच्चा बता सकता है कि भैया कैश बुक 50 रुपए ज्यादा है, पासबुक कम है, दोनों को बराबर करना है, और उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा या प्लस या माइनस वो मुझे इसके अंदर लिखना है। तो सोचो, कैश बुक 50 रुपए ज्यादा, पासबुक 50 रुपए कम है, दोनों को बराबर करने के लिए छूना सिर्फ कैश बुक को है, तो कैश बुक से 50 रुपए क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे कैश बुक को घटाना पड़ेगा। कैश बुक को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ताकि वो पासबुक के बराबर आ जाए। और जो करना पड़ेगा वो आप यहां पर लिख दोगे। घटाने का मतलब नेगेटिव आइटम में लिख दोगे। और क्या लिखोगे बेटा इसके अंदर? जो लाइन हिंदी में लिखी है, रोकड़ बही का डेबिट पक्ष का योग अधिक है, या डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज एक्सेस। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज एक्सेस। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं बेटा, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज एक्सेस, EXCE। तीसरी लाइन क्या दे रखी है? ग्राहक द्वारा सीधे खाते में 2000 रुपए जमा किए गए। अब ग्राहक ने आपके खाते में सीधे 2000 रुपए जमा कर दिए। मैंने कहा दो बुक होती है, कैश बुक एक पासबुक। लाइन समझना, गलती समझना। एक ग्राहक ने क्या किया मुझे तो बताया नहीं, मालिक के पास तो कैश बुक रखी होती है, बिना मालिक को बताए सीधे खाते में कितने पैसे जमा करा दिए? 2000 रुपए। मालिक को बताए बगैर खाते में डायरेक्ट 2000 रुपए क्या कर दिए उन्होंने? जमा कर दिए। अब जैसी कोई ग्राहक सीधे बैंक में पैसा जमा करेगा तो बताओ बैंक के पास कौन सी पुस्तक रखी होती है? पासबुक। तो बैंक डायरेक्ट कहेगा भाई 2000 रुपए जमा हो गए, और बैंक आपकी पासबुक को 2000 रुपए से बढ़ा देगा। लेकिन लाइन क्या बोली उसने? एक कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे जमा करा दिए। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि उसने हमें नहीं बताया, मालिक को नहीं बताया। तो जैसे ही ग्राहक ने 2000 रुपए बैंक में जमा कराए होंगे तो पासबुक 2000 रुपए से बढ़ गई होगी, मालिक को बताया नहीं है, कैश बुक अपनी जगह पर है, पासबुक बढ़ गई है। अब हमें क्या, मैंने क्या समझाया था, जो लाइन में दे रखा है वो नहीं लिखना, अब उसे बराबर बनाने के लिए जो करना है वो आपको आंसर में लिखना है। पासबुक 2000 रुपए से ज्यादा है, कैश बुक 2000 रुपए से कम है, दोनों को बराबर करना है। छूना सिर्फ कैश बुक को है, क्योंकि स्टार्टिंग में कैश बुक का बैलेंस दे रखा था। तो कैश बुक को दो ऑप्शन है, या तो कैश बुक भी 2000 रुपए से बढ़ा दो, देखो दोनों बराबर आ गए, या कैश बुक को 2000 रुपए से घटा दो। बराबर आई नहीं है ना भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को 2000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। कैश बुक भी मुझे क्या करनी पड़ेगी? 2000 रुपए से बढ़ानी पड़ेगी, ताकि दोनों का बैलेंस क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्योंकि पासबुक ज्यादा थी, कैश बुक कम थी, तो मैंने कैश बुक को भी 2000 रुपए से बढ़ा दिया। और जो मुझे काम करना पड़ा वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। बढ़ाने का मतलब प्लस में लिख दूंगा। और क्या लिखूंगा? बताओ क्या लाइन लिखूंगा बेटा? मैं लिखूंगा कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक। कस्टमर ने डायरेक्ट बेटा पैसा कहाँ जमा करा दिया? बैंक में जमा करा दिया। लो भैया ये भी हो गया हमारे पास, तीसरी लाइन भी हो गई। अब चौथी लाइन समझते हैं। चौथी लाइन क्या दे रखी है? 2000 रुपए का चेक निर्गमित किया, किंतु भुगतान के लिए अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। आपने एक चेक निर्गमित किया। निर्गमित का मतलब होता है चेक काट कर देना बेटा। निर्गमित का मतलब क्या होता है? चेक काट कर देना।
आपने 2,000 रुपये का एक चेक काट कर दिया पर अभी तक वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। इस लाइन का मीनिंग समझ लो बेटा। मुझे पता है कि ये जो चैप्टर है थोड़ा टेक्निकली है बेटा, आपको माइंड लगाना पड़ेगा। जो बिल्कुल बुद्धू बच्चा जो दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं करता, सोचता है मैं रट कर काम कर लूंगा, तो भैया इस चैप्टर में ना रट कर कुछ नहीं होगा। ये चैप्टर समझने वाला है, खुद से आपको चीजें समझनी है। सबसे टिपिकल चैप्टर मानता हूँ बेटा मैं इसे, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। लिखा है आपने एक चेक निर्गमित किया। निर्गमित का मतलब होता है किसी को चेक काट कर देने के लिए पैसे निकाल लेना। और चेक कौन काट कर देता है? मालिक। तो जैसे ही मालिक ने चेक काट कर दिया होगा, मैंने आपको कल समझाया था, जिन्होंने पहली क्लास नहीं बेटा वो वाली क्लास भी ले लें। जैसे ही मालिक चेक काट कर देता है, मालिक तुरंत, मालिक के पास तो कैश बुक रखी होती है, मालिक तुरंत कैश बुक को हटा देगा कि भैया मैंने चेक काट कर दिया, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। डायरेक्ट आपकी कैश बुक क्या होगी? घट जाएगी। जैसे ही चेक काट कर दोगे, कैश बुक क्या होगी बेटा? आपकी घट जाएगी। कैश बुक घट गई। मालिक सोचेगा पैसा निकाल लेगा, चेक काट कर दिया, मालिक सोचा बैंक से पैसे निकल जाएंगे, तो मालिक ने तुरंत अपनी कैश बुक को घटा दिया। और उसमें आगे ले रखा है बट यह चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। यानी कि जिसे हमने चेक काट कर दिया था उसने उस चेक से पैसे निकाले ही नहीं बैंक से हमारे। अब अगर वो पैसे निकाल लेता तो सीधी सी बात है भैया, बैंक वाले हमारे पासबुक को भी घटा देते। पर हुआ क्या, हमने चेक काट कर दिया तो हमें लगा कि पैसे निकाल लेगा, और हमने अपनी कौन सी बुक को बेटा? कैश बुक को घटा दिया। लेकिन इस मालिक ने अभी तक पैसे निकाले नहीं है, और जब पैसे निकाले नहीं है तो पासबुक अपनी जगह पर और कैश बुक घट गई है। अब हमें दोनों को करना है बराबर। छूना किसे है? कैश बुक को। क्योंकि पासबुक यहाँ पर है, कैश बुक घट चुकी है, दोनों को बराबर करने के लिए पासबुक को घटा देंगे? नहीं, पासबुक को तो छूना नहीं है, आपको किसे छूना है? सिर्फ कैश बुक को। तो सीधी सी बात है, कैश बुक को आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कितना पैसा? 2,000 रुपये। तो आप कैश बुक को भी क्या करोगे? प्लस करोगे। कितना पैसा? 2,000 रुपये। यहाँ पर जो हिंदी वाले वो हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे। हिंदी तो बिल्कुल सेम ही उतारनी होती है। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे बेटा? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अगला, 2800 का चेक बैंक में जमा कराया किंतु अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। ये लाइन क्या कह रही है, इसका मैं आपको हिंदी समझाता हूं। एक 2800 रुपए का चेक था जो हमने बैंक में जमा कराया था, बट वो अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ। कैश बुक है, पासबुक है। कैश बुक मालिक के पास रखी है, पासबुक बैंक के पास रखी है। कैश बुक में लिखने का अधिकार मालिक का है, पासबुक में लिखने का अधिकार बैंक का है। जैसे ही मालिक ने कोई चेक बैंक में जमा कराने भेजा होगा, सोचो तुम मालिक होते और आप कोई चेक बैंक में जमा कराने के लिए भेजते, तो मालिक क्या करेगा? जैसे ही चेक को बैंक में जमा कराने भेजेगा, मालिक के पास कौन सी बुक रखी होती है? कैश बुक। मालिक तुरंत कैश बुक में पैसे चढ़ा देगा कि भैया मैंने क्या किया है, बैंक में पैसे जमा करने के लिए भेज दिया अपना चेक। तो बैंक, तो मालिक क्या करेगा भाई? अपनी कैश बुक को 2800 रुपए से, तो पेन नहीं चल रहा बेटा, 2800 रुपए से बढ़ा देगा। मालिक के पास कैश बुक थी, जैसे चेक जमा कराने भेजा, मालिक ने कैश बुक बढ़ा दी कि बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे। बट लिखा है कि बैंक में वो चेक अभी तक जमा नहीं हुआ। तो कैश बुक तो बढ़ गई पर पासबुक अभी तक नहीं बढ़ी। कैश बुक बढ़ गई पर पासबुक नहीं बढ़ी। दोनों को बराबर करना है। छूना किसे है? कैश बुक को। तो कैश बुक आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा? और बढ़ा दूं? नहीं, क्योंकि कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। पासबुक को नहीं छूना, पासबुक तो कम ही थी, कैश बुक बढ़ गई थी बेटा, क्योंकि हमने चेक जमा तो कराया था लेकिन बैंक में वो जमा नहीं हुआ था। जब जमा कराया तो मालिक ने कैश बुक बढ़ा दी और पासबुक नहीं बढ़ी। पासबुक अपनी जगह पर है, कैश बुक बढ़ गई, दोनों को बराबर करना है, तो पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको कम करना पड़ेगा। सॉरी, कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब क्या है? नेगेटिव में आप लिखोगे नेगेटिव में आप कितना पैसा लिखोगे बेटा? 2800 रुपए। चलो भी लिख देता हूँ, बाकी लास्ट लाइन लिख देते हैं। बैंक ने 120 रुपए का ब्याज दिया। बैंक ने
120 रुपये का क्या दिया बेटा, ब्याज दिया। और जब बेटा बैंक ब्याज देता है, चलो जी 2800 मैंने ये लिख दिए। हाँ, बैंक ने 120 रुपये का क्या दिया बेटा, ब्याज दिया। जानते हो जब बैंक ब्याज देता है तो बैंक के पास कौन सी बुक रखी होती है हमेशा, आंसर पता है, बैंक के पास तो पासबुक होती है। तो बैंक जैसी ब्याज देगा तो बैंक तुरंत आपकी पासबुक को 120 रुपये से बढ़ा देगा। बैंक का ब्याज देने का मतलब क्या, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, वो तुरंत आपकी पासबुक में एंट्री कर देगा, 120 रुपये बढ़ा देगा। पर सोचो, क्या वो हमें घर बताने आएगा, क्या वो हमें घर बताने आएगा या कोई ब्याज दे दिया है आप भी अपनी कैश बुक बढ़ा लो, नहीं बताना आएगा ना बेटा। तो कैश बुक अपनी जगह पर है, पासबुक बढ़ गई चूंकि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया है, पासबुक बढ़ चुकी है, कैश बुक अपनी जगह पर है। अब दोनों को बराबर करने के लिए जो करना है, दोनों को बराबर करने के लिए जो करना है, चूंकि हमें छूना किसे, हमेशा कैश बुक को ही छूना है, तो कैश बुक को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 120 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो बराबर करने के लिए जो हमें करना है वो हमें करके दिखाना है। तो हमें कैश बुक को 120 रुपये से बढ़ाना है। और उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट। एंड कैसे करते हैं बेटा, इसका एंड देख लेते हैं। पहले डेबिट साइड जोड़ लो, 5 और 2 7 और 2 9, 9,120 रुपये। यही पैसा यहाँ पर लिख दो, 9,120 रुपये। अब क्या करना है, इस 9,120 रुपये में से हम इधर वाली साइड जोड़ लेते, 5 और 2 7,800, तो 9,120 में से इधर वाली साइड जोड़ कर घटा दो बेटा, तो 7,800 घटा दो, 7,800 घटा दो, तो कितना बचेगा बेटा आपके पास, जो बचेगा वो तुम्हारा क्या होगा, आंसर। इस 9,120 में से 7,800 घटाने हैं। जैसे आपने 7,800 घटाए, एक तो लास्ट में क्या बचा रहा, 20, 3, 1, 1,320 आंसर को बचा हुआ आ गया। और जो बचा हुआ आता है उसी वही हमारा आंसर होता है। बट यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का बैलेंस दिया जाएगा और पासबुक का हम ये बैलेंस निकालेंगे। तो इस तरह से आज हमने आपके नोट्स का क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर 2 किया है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2। तो तब तक घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक क्लास और लूँगा, फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक और लूँगा, एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आपको हर क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। शायद कोई ना कोई सी क्लास ऐसी होगी जो आपको स्ट्रैक कर जाए और आपको समझ में आ जाए। चलिएगा, फिर भी आपने जितनी भी समझने की कोशिश की है, जितना भी आपको समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता बेटा चैप्टर ईजी है, ये चैप्टर भारी है। हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में ना आया, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।